प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके यूनिट्स निकाले, हमने इसका रिलेशन टेम्परेचर से निकाला था। अब हम देखते हैं कि विस्कोसिटी को मेजर करने के तरीके क्या गए हैं। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए गए हैं वो सिंपल से हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एक टर्म यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है यू हैव एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने जैसे सरफेस टेंशन में हम मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस यूज़ करते थे। जैसे प्रैक्टिकल में भी आपने कोई रेफरेंस यूज़ किया था, मैंने आपको अल्कोहल दी थी और उसके रेफरेंस में वाटर रखवाया था, दोनों को कंपेयर करके हमने आंसर निकाले थे। तो इसी तरह विस्कोसिटी भी क्या करते हैं, कभी भी एग्जैक्ट आपको लिक्विड की पता नहीं चल सकती, इसलिए आप उसका एक नया रेफरेंस यूज़ करते हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, हम रिलेटिव विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। रिलेटिव का मतलब है हम एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड ले लेते हैं जो नॉर्मली हम वाटर लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बिकॉज आपके पास जो पी आर वी ये बार बार चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि वी डिपेंड करेगी, आर डिपेंड करेगा ट्यूब का साइज़ कैसा है, साइज़ पे डिपेंड करेगा तो उसका मतलब उसकी स्पीड भी उससे रिलेट करेगी। तो इसलिए बहुत दफ़ा हम एक ही लिक्विड को डिफरेंट अपरेटस में डाल के देखें तो वेरिएशन आ जाती है। इसलिए फिर हम कहते हैं विस्कोसिटी कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, रिलेटिव ज़रूर हो सकती है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वाई यू डोंट मेजर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो आप उसमें यही रीज़न दोगे बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ पी आर एंड कैपिटल वी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। ठीक, विस्कोसिटी इसलिए रिलेटिव में एक्सप्लेन की जाती है। क्लियर। उसके बाद आपके पास विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, जो रिलेटिव विस्कोसिटी है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे ऑसवर्ल्ड विस्कोसोमीटर कहते हैं। हम जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो भी हम इसी ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। इस ऑपरेटर्स की सेटिंग आप देखें, आपके पास एक ट्यूब है पिंच इसी तरह की बनी हुई यू शेप सी ट्यूब है। इस यू शेप सी ट्यूब में आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक, पिंच कॉक वैसे लगी हुई है, इसमें लिक्विड भी जैसे उसमें आप सक करके ले जाते थे, इसमें भी हम लिक्विड को यहाँ से डाल के फिल करते हैं। ये बी बल्ब एक बना हुआ है, इसमें से फिल करेंगे तो यहाँ से लिक्विड राइज करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। आपने इसको सेट इस तरह से करना है कि जब आप पिंच कॉक ओपन करो तो आपने फिर टाइम ही नोट करना है कि एक्स से वाई तक कितना आ रहा है। ठीक है, कितना टाइम, अब हमने यहाँ पे टाइम नोट करना है क्योंकि देखो यहाँ पे ड्रॉप निकलने की तो कोई जगह नहीं रही। ठीक है, ड्रॉप तो निकल ही नहीं सकता, हम फिर यहाँ पे मेजर करते हैं कि कितने टाइम पे ये लिक्विड एक्स से वाई तक पहुँचेगा। तो इसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं दिस वन, n1 ओवर n2, दिस आर द विस्कोसिटी। जो ऊपर वाली विस्कोसिटी होती है वो लिक्विड की होती है, जो नीचे डिनोमिनेटर में होती है वो आपके पास रेफरेंस होता है जो वाटर है। d1 ओवर d2, t1 ओवर t2। तो यहाँ पे हम ड्रॉप नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, हम टाइम पीरियड नोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस सेपरेटर्स में ड्रॉप निकलने की तो जगह ही कोई नहीं है। तो हम टाइम पीरियड नोट करते हैं कि जब आप पिंच कॉक ओपन करो, ठीक है, सिर्फ पिंच कॉक, यहाँ पे हमने फ्लो रेट भी नहीं सेट करना, पिंच कॉक ओपन करेंगे तो एक्स और वाई में पहुंचने में कितना टाइम लगता है आप स्टॉप वॉच से मेजर करोगे। ठीक, तो आप उसके बाद में वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ईटा वन इज़ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा टू रेफरेंस लिक्विड के लिए, डी वन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कैसे लेते हैं, आपके पास मेथड फंड पड़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोटल्स में से। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोटल्स एक छोटी छोटी सी बोटल्स होती हैं शीशे की बनी हुई ग्लास की, उसमें आप जो लिक्विड होता है ना उसको डाल के आप उस बॉटल के अंदर डाल के वे बैलेंस में वे करते हो और डेंसिटी के फॉर्मूले में लगा देते हो। D2 इज़ द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड, जो वाटर ले रहे हैं इसकी वैल्यू पहले से फिक्स्ड होती है, जैसे वाटर की आपके पास 1 आती है। T1 टाइम फ्लो ऑफ लिक्विड, टाइम फ्लो ऑफ रेफरेंस। अब ये फॉर्मूला अगर हमें याद हो तो हम किसी भी पैरामीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इवन कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो, विस्कोसिटी में ये कर सकते हो। क्लियर। अब इसी से रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एन ऑसवर्ल्ड विस्कोसोमीटर इज 90 सेकेंड। अब वाटर का उन्होंने टाइम फ्लो बता दिया वो है T2। ठीक, वाइल द सेम वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 135। तो टाइम फ्लो में देखो टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, अल्कोहल को, तो देखते साथ ही अंदाज़ा हो जाएगा विस्कस ज़्यादा कौन हुआ, अल्कोहल। जिसका टाइम ज़्यादा लगेगा वो ज़्यादा विस्कस होगा, तो टी अल्कोहल टी वाटर। उसके बाद आपको उसने डेंसिटी बता दी है किस किस की, वाटर की और उसके बाद एथाइल अल्कोहल की। ठीक है, आपके पास दोनों की डेंसिटी आ गई, डेंसिटी हमने नीचे लिखती है अल्कोहल की और विस्कोस उसकी वाटर की। अब उस डेंसिटी के बाद आप देखो थोड़ा सा, उसने कहा कि यू हैव टू मेजर द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ मेथनॉल एट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने सारे यूनिट्स यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या मेजर करना है, अल्कोहल की विस्कोसिटी निकालनी है। तो अल्कोहल की विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, अल्कोहल की विस्कोसिटी निकालेंगे हम उसी फॉर्मूले से, आपने सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट की तो आपका आंसर आता है 1.2202।
लेकिन आप देख रहे हो आपके न्यूमेरिकल में एक वर्ड यूज़ किया गया था क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ वाटर। इसका भला क्या काम इधर देने का, जबकि हम ये कह चुके हैं कि विस्कोसिटी हम कभी भी एग्जैक्ट अकेले कभी भी मेजर नहीं कर सकते अल्कोहल की, इसलिए हम वाटर को यूज़ करते रेफरेंस। लेकिन उसने ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप विस्कोसिटी रिलेटिव निकाल लेते हो तो उस रिलेटिव विस्कोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं एब्सोल्यूट में, ठीक। जबकि मैंने ऊपर कहा था ऐसा नहीं है, मैंने कहा था ऊपर टॉपिक में कि विस्कोसिटी को हम डायरेक्ट, आप ये कह लो, विस्कोसिटी को डायरेक्ट कभी भी हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं कर सकते, आप उसको रिलेटिव में ही मेजर करते हो। तो अगर हमें कहा जाए डाटा में कि आपने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम रिलेटिव निकालना है, और रिलेटिव निकालने के बाद आपको डाटा में रेफरेंस की विस्कोसिटी दी जाएगी जैसे वाटर की। तो ये देखो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकालनी है अल्कोहल की, तो उसमें आप जो आंसर आपका रिलेटिव का आया है उसको वाटर की विस्कोसिटी से मल्टीप्लाई कराओगे, और वाटर की वेलोसिटी वो होगी जो आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो डाटा में इसकी वैल्यू दो बताई गई थी, एक वाटर की रिलेटिव एक वाटर की एब्सोल्यूट, दो तरह की वैल्यूज थी। पहले हम जो यूज़ की वो रिलेटिव की थी, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट कर रहे हैं। देखो दोनों का आंसर आपके सामने आ गया, रिलेटिव और विस्कोसिटी एब्सोल्यूट का, ठीक। उसके बाद आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं कि हमने बात की विस्कोसिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स की नेचर कैसी है, वो एक दूसरे से कैसे अटैच हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वन बाय वन उसमें एक ग्रुप CH2 का इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास फॉर्मूला है मिथेन का, वो है CH4। मैं आपसे कहती हूँ आपके पास एक एथेन दी हुई है C2H6, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का, ठीक। तो इसका मतलब अब जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी इजाफा कितने ग्रुप होगा, CH2 ग्रुप का। तो CH2 का जब भी ग्रुप का इजाफा होता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, तो आप हमेशा याद रखो आपकी जो विस्कोसिटी होंगी ना वो भी इंक्रीज करती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने से भी आपके पास इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। उसके अलावा आपके पास है कुछ लिक्विड ऐसी होती हैं जिनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती थी, ठीक है, एसोसिएट एक दूसरे से इतना जुड़े होते थे। तो उसके लिए उस पुराने टाइम पे एक साइंटिस्ट था डस्टन, उसने ये इक्वेशन दी थी हमारे पास इस फॉर्मूले में। उसने कहा था कि जो लिक्विड एसोसिएट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, आप ये कह सकते हैं उनके डायमर बने होते हैं। डायमर का मतलब होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें उसने कहा था कि हम अगर उन कंपाउंड्स के लिक्विड को मेजर करना चाहें तो उनका फ्लो रेट मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो उस टाइम पे उसने एक वर्ड यूज़ किया था एसोसिएट लिक्विड। तो उसने कहा था ये वैल्यूज़ अगर हम कहते हैं कि इसका आंसर 40 to 60 आना चाहिए, ठीक है। 40 to 60 का मतलब क्या है, फॉर एसोसिएट लिक्विड द वैल्यूज कम आउट टू वेरी हाई देन 60 इफ D, M, N आर मेजर इन CGS द यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बी यूज्ड। अब ये क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है कि अगर आप SI यूनिट यूज़ करते हो तो इसका आंसर 40 से 60 के दरमियान आएगा अकॉर्डिंग टू डस्टन। एक आपके पास रेफरेंस बनाया गया कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें और आंसर 40 से 60 के दरमियान है तो हम कहते हैं ऐसे लिक्विड एसोसिएट हैं, उनकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपस में बॉन्डिंग है। कहते हैं अगर हम मेजर करते हैं उसको CGS में, यूनिट्स को चेंज कर दो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में मेजर करो, तो इसकी वैल्यू 60 से ज़्यादा आती है, ठीक। तो ये आपके पास वैल्यूज ने प्लॉट की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हैं कुछ लिक्विड्स दिए हुए नीचे एग्जाम्पल में, वो लिक्विड्स में उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, एसीटोन, टोलिन, बेंजीन। उसने कहा इस फॉर्मूले में जब हमने पुट किया तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ गई, एसीटोन की 43 आ गई, इसका मतलब लेस देन 60 है तो ये अनएसोसिएटेड है, 60 से ज़्यादा हो जाएगी है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो एसोसिएटेड है, और हाई तो मोर, उससे आगे हाईली एसोसिएटेड। तो ये याद रखना कि जो मोर देन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था इस इक्वेशन में, देखो 10 की पावर 1 है, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में 10 रेज़ टू पावर प्लस 6 किया गया। ये इसने चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये जो यूनिट्स थे ये SI यूनिट्स में दिए गए थे, ये जो यूनिट्स दिए गए हैं ये आपके पास CGS सिस्टम में, ठीक है। और जो आपके पास वैल्यू की 60 से बहुत हाई होती है तो वो आपके पास एसोसिएट लिक्विड होते हैं, तो इस टेबल में वही शो किया गया। उसके बाद उसने कहा था विस्कोसिटी डिपेंड करती है शेप पे, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है। आप ये कैसे, तो छोटा मॉलिक्यूल होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी वो बड़े आराम से मूव करता हुआ जाएगा। जितना ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा चांसेस उनके टकराने के भी साथ ज़्यादा हैं, फ्रिक्शन के ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसने एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया है वो कह रहा है विस्कोसिटी डिपेंड करती है शेप पे।
अगर मॉलिक्यूल्स की चेन लेंथ शॉर्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें, चेन लेंथ शॉर्टर है तो उसकी विस्कोसिटी कम है, तो यानी शॉर्टर साइज इजीली टू मूव, फ्लो रेट आसानी से हो जाएगा। अगर कहते हैं अगर चेन लेंथ नॉर्मल लेंथ है लेकिन हैव यूजुअली ग्रेटर विस्कोसिटी देन द ब्रांच चेन, अब इसका क्या मतलब है? हम तो बात कर रहे हैं कि जी जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो बड़े आराम से मूव करेगा, लेकिन कहता है अगर आप कंपेयर कर रहे हो किस चीज़ को, आप कहते हैं एक स्ट्रेट चेन आपके सामने आ रही है और एक में आपके पास ब्रांच आ गई, ठीक? तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच की जो वैल्यूज़ अगर कंपेयर करने के लिए आपको दी जाएँ तो हमेशा याद रखना जो वैल्यूज़ आपके पास स्ट्रेट चेन की होती हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। वजह क्या है? आप ज़रा सा भी टेम्परेचर दोगे या ज़रा सा भी कोई कंडीशन रिएक्शन की बनाओगे, सबसे पहले जो रिएक्शन होता है ना वो ब्रांच को ब्रेक करने में इस्तेमाल होता है। ब्रांच जल्दी से टूट जाएगी तो इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी को वो डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास दो कंपाउंड्स दिए गए हों, एक में चेन स्ट्रेट चेन हो, एक में ब्रांच चेन हो, तो हमेशा याद रखना विस्कोसिटी जो है आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन होती है उसकी ज़्यादा होती है। स्ट्रेट चेन की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ब्रांच चेन। क्लियर? उसके बाद एक और चीज़ है कि ट्रांस मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी सिस की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है? सिमिलरली विस्कोसिटी ऑफ ट्रांस इज़ मोर देन सिस। अब ट्रांस में क्यों ऐसे होता है और सिस में ऐसे क्यों होता है? आप देखो सिस में आप मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी में पढ़ने पढ़ा था, अगर सेम चीज़ें अगर एक साइड पे प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। अगर चीज़ें सेम आपके पास ऑपोजिट साइड पे मौजूद हों, एक अबव एक बिलो, तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। ट्रांस में देखो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेगी, मतलब दूर दूर पड़े हुए, जबकि ये दोनों एक दूसरे के जब भी करीब आएंगे ये आपके पास क्या करेंगे? विस्कोसिटी को ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। या आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास विस्कोसिटी होती है ट्रांस की आइसोमर की वो ग्रेटर होती है सिस से। वो इसलिए ग्रेटर होती है कि ट्रांस में चले जाते हैं बड़े स्मूथली पड़े रहते हैं, इनको बार बार रोटेट नहीं करना पड़ता, जबकि इस फॉर्म में जब भी जाते हैं तो ये हमें अनस्टेबल होते हैं जो सिस स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को स्ट्रक्चर रिपेल कर रहा होता है, इसलिए आपके पास ट्रांस की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिस वन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज़्यादा आपके पास विस्कोसिटी होती है। वाटर हैज़ अ ग्रेटर विस्कोसिटी देन एल्काइल अल्कोहल ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट, जस्ट लाइक पैराकर। जैसे सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए पैराकर था, इस तरह विस्कोसिटी को डील करने के लिए एक पैरामीटर है रियोकर। तो जैसे पैराकर एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव था, रियोकर भी एडिटिव प्लस कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं या न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल वर्क में शामिल है। रियोकर निकालना हो किसी भी कंपाउंड का तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं m/d n की पावर 1/8। तो आप देखो सरफेस टेंशन थी पावर 1/4 और यहाँ पे रियोकर क्या है 1/8 ऑफ विस्कोसिटी। तो रियोकर को डिफाइन करना हो या पैराकर को करना हो बहुत ईजी है। पैराकर क्या होता है, P इज द रिलेशन विद सरफेस टेंशन, रियोकर में आपके पास R का रिलेशनशिप है विद विस्कोसिटी। तो आपने सिर्फ ये याद करना है इसमें से।